सोचिए 8 नवंबर 2016 की रात टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और उनके कुछ ही शब्दों में पूरे देश की सांसें जैसे थम जाती हैं। लेकिन इस फैसले का असली भूचाल, इसका जो सबसे बड़ा भूकंप था ना, वो दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान के कराची शहर में महसूस किया गया। ऐलान हुआ कि 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से भारत में चल रहे 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब वो सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। अब इस एक ऐलान ने भारत की सड़कों और घरों में तो हलचल मचाई ही, लेकिन इसका जो सबसे गहरा असर होना था वो कहीं और होना बाकी था। तो सवाल यही है कि भारत के एक आर्थिक फैसले ने सीमा पार बैठे एक ऐसे खतरनाक दुश्मन की नींव आखिर हिला कैसे दी। एक ऐसा दुश्मन जिसने भारत को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने रातों रात एक बहुत बड़े और खूंखार साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी। तो ये कहानी सिर्फ नोटबंदी की नहीं है, ये कहानी है कि कैसे भारत में उठी एक छोटी सी लहर सरहद पार बैठे अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े बैंकरों के लिए एक सुनामी बन गई। भारत के इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक मौत होती है, और ये मौत किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि उस शख्स की थी जो पाकिस्तान में हवाला, नकली नोट और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सरगना था। ये समझने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। खन्नानी परिवार के उदय की कहानी, एक ऐसा सफर जो एक छोटे से फुटपाथ के स्टॉल से शुरू हुआ था। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। बंटवारे के दौरान गुजरात का एक व्यापारी परिवार, खन्नानी परिवार, कराची पहुंचता है। वहां उन्होंने फुटपाथ पर करेंसी एक्सचेंज का एक छोटा सा काम शुरू किया। फिर 1961 में उनके जुड़वा बेटे जावेद और अल्ताफ पैदा हुए, और 80 का दशक आते आते इन दोनों भाइयों ने कारोबार पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया था। और 90 के दशक में उन्होंने हनीफ कालिया के साथ मिलकर खन्नानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI की नींव रखी। दोनों भाइयों ने काम बहुत स्मार्ट तरीके से बांटा। जावेद ने पाकिस्तान के अंदर का पूरा ऑपरेशन संभाला, जबकि अल्ताफ खन्नानी दुबई चला गया। उसका मिशन था दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, हर बड़ी जगह पर अपने आदमी बिठाकर एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार करना। अब देखिए, बाहर से तो ये एक व्हाइट कॉलर कंपनी दिखती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। एक ऐसा काला कारोबार जिसने उन्हें अंडरवर्ल्ड का सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़ा बैंकर बना दिया। उनका पूरा का पूरा साम्राज्य हवाला पर टिका था। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से भरोसे पे चलता है, बैंकिंग सिस्टम के बिल्कुल बाहर। इसमें पैसा एक जगह दिया जाता है और बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी कागजी निशान के दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। इसका तरीका बहुत सीधा सा था। मान लीजिए कराची में एक आदमी ने जावेद को नोटों से भरा बैग दिया, तो कुछ ही मिनटों के अंदर दुबई में बैठे अल्ताफ का आदमी उतनी ही रकम किसी और को सौंप देता। उनकी मेमन कम्युनिटी का एक ही उसूल था, जुबान दे दी तो मुकरेंगे नहीं, और इसी बात ने उन्हें इतना भरोसेमंद बना दिया था। और देखते ही देखते पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 40% हिस्सा इस एक कंपनी के कब्जे में आ गया। सोचिए जरा, उनका ये जो कानूनी कारोबार था ना, वो उनके काले धंधे के लिए एक परफेक्ट कवर बन गया था। और फिर साल 1993 में उनकी मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद के पास आतंक और तस्करी का बेहिसाब पैसा था, और उसे इस पैसे को बिना कोई सुराग छोड़े दुनिया भर में भेजने के लिए एक रास्ते की जरूरत थी। खन्नानी भाइयों ने उसे वही रास्ता दिया, और बदले में उन्हें मिली ISI की प्रोटेक्शन और बेशुमार दौलत। दाऊद से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने बनाया खन्नानी MLO यानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये काले धन को सफेद करने की दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन बन चुकी थी, जो हर साल 14 से 16 अरब डॉलर की लॉन्ड्रिंग कर रही थी। और ये नेटवर्क सिर्फ दाऊद के लिए काम नहीं कर रहा था। मेक्सिको के खूंखार ड्रग कार्टेल से लेकर लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान की ISI तक, हर कोई अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए खन्नानी भाइयों के पास ही आता था। लेकिन उनका सबसे खतरनाक हथियार अभी सामने आना बाकी था। दाऊद और ISI के इशारों पर उन्होंने भारत के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया। नकली भारतीय नोट यानी FICN छापने का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ये कोई आम नकली नोट नहीं थे, इन्हें सुपर नोट्स कहा जाता था।
अब खनानी बंधुओं का आतंक इतना बढ़ चुका था कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां उनके पीछे लग गईं। भारत लगातार अमेरिका को इनपुट दे रहा था और यहीं से उन्हें पकड़ने के लिए एक बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशन की नींव रखी गई। अल्ताफ खनानी को पकड़ना किसी एक देश के बस की बात नहीं थी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया, जिसके पीछे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के दिए गए इनपुट का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिकी DEA के एजेंट्स ने ड्रग तस्कर बनकर अल्ताफ के नेटवर्क से संपर्क किया। जब एक अंडरकवर एजेंट ने उससे ड्रग्स का पैसा साफ करने को कहा तो उसने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया, पैसा चाहे खून का हो या कोकीन का, खनानी मशीन से साफ होकर निकलता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। जब पुख्ता सबूत मिल गए तो DEA ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने अल्ताफ को एक बड़ी डील के लिए पनामा बुलाया। सितंबर 2015 में जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये बेताज बादशाह पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे मियामी की जेल में डाल दिया गया। अल्ताफ अमेरिका की जेल में था, लेकिन पाकिस्तान में बैठा जावेद अब भी अपना काम कर रहा था। और यही कहानी वापस घूमकर 8 नवंबर 2016 पर आ जाती है। भारत सरकार का वो फैसला जो इस साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अल्ताफ की गिरफ्तारी के बावजूद जावेद खनानी ने हजारों करोड़ रुपए के नकली भारतीय नोट्स छापकर पाकिस्तान के गोदामों में भर रखे थे। दाऊद और ISI की ये करेंसी बस भारत की सरहदों में घुसने ही वाली थी। और फिर 8 नवंबर की रात को प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐलान हुआ। एक झटके में जावेद के गोदामों में रखे वो हजारों करोड़ के जाली नोट रद्दी के कागज के टुकड़ों में बदल गए। उनकी कीमत 0 हो गई। जावेद टेक्निकली दिवालिया हो चुका था। अब दाऊद और आतंकी संगठनों का दबाव उस पर जबरदस्त बढ़ रहा था। उधर मियामी की जेल में अल्ताफ ISI के राज उगलने लगा था। जावेद अब अपने ही लोगों के लिए एक बोझ बन चुका था। और फिर 4 दिसंबर 2016 को जावेद खन्नानी कराची की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से नीचे गिरा हुआ मिला। तो क्या ये आत्महत्या थी या उसे चुप करा दिया गया? ये सवाल आज भी एक रहस्य है। पुलिस ने बिना कोई पोस्टमार्टम किए अगले ही दिन केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया। और इसी के साथ काले धन पर बने एक बहुत बड़ा और खतरनाक साम्राज्य का अंत हो गया।